सायरन स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह अच्छे होंगे। बच्चों, आज जो हम 8वीं कक्षा का पुनरावर्तन हिंदी कालांश अंतिम चरण में पहुँच चुके हैं, उसमें हम क्या क्या देखेंगे वह मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ। बच्चों, हमारा बच जाता है पुनरावर्तन कालांश में 8वां पाठ जो है अपना पूर्ण विश्राम, 9वां पाठ है जो एक गजल टाइप कविता है आपको जो अनमोल वाणी। फिर उसके बाद हम देखेंगे अव्यय, उसके बाद हम देखेंगे कारक, उसके बाद हम देखेंगे वचन, लिंग और विज्ञापन। तो ये जो बचे हुए विषय हैं आज हम यहाँ पर इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, आपको भी बहुत ध्यान से सुनना है क्योंकि यह हमारा इस हफ्ते का और इस सत्र का अपना अंतिम पुनरावर्तन कालांश है। इसके बाद फिर से हम नए अध्याय के साथ में मिलेंगे। तो आज जो भी हमारे डाउट रहेंगे वो मैं पूरी तरह से आपको यहाँ पर क्लियर करके दूंगी, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने पाठ देखा था पूर्ण विश्राम, अगर आपको याद होगा तो इसके जो लेखक हैं सत्यकाम विद्यालंकर जी, उन्होंने बताया था कि पूर्ण विश्राम जिंदगी में कितना आवश्यक है। हम हमेशा भाग दौड़ की ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं और जीते हैं। उस ज़िंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना भूल जाते हैं। आपको याद आ रहा है वह पाठ? उस पाठ में हम लोगों ने किस तरह से हमें पूर्ण विश्राम हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है उस महत्व को समझा था। लेकिन जो यहाँ पर लेखक है उनके साथ में पूर्ण विश्राम के दौरान क्या घटना हुई उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था, जो हम लोगों ने जब हम लोगों ने पाठ पढ़ा था तो जानकारी प्राप्त की थी कि जब वो जाते हैं पूर्ण विश्राम, जो उनको डॉक्टर के द्वारा जो सलाह दी जाती है कि आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आपको केवल विश्राम करना है, तो आप थोड़े टाइम बाहर जाके अपने आप को पूर्ण विश्राम दीजिए। डॉक्टर लेखक और उनकी पत्नी बाहर जाते हैं, लेकिन वही जो हमारे हर रोज़ की जो दिनचर्या होती है उसके दौरान जो हमारे कार्यकलाप होते हैं उसी दौरान में हम अपने सब कामों में फंस के रह जाते हैं। और उन्हीं कामों की वजह से लेखक और उनकी पत्नी को जुहू घूमने जाकर फिर से वहाँ से वापस आना हुआ, क्योंकि जो उनका कार्य था वह कहीं न कहीं शंकित था कि उन्होंने जो कार्य किया है वह पूरा है कि नहीं। और उस डर को, उस जो भी उनके मन में विचार चल रहे थे उसे दूर करने के लिए फिर से उन्होंने जो भी पर्यटन का जो अपना बनाया था कार्यक्रम उसे स्थगित करना पड़ा और भाग भाग के वापस घर आना पड़ा। यही एक मनोरंजन कहानी का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से पूर्ण विश्राम, जब किसी भी शब्द के आगे पूर्ण लग जाए तो मानो वह बहुत ही भयावह हो जाता है। यह हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम उससे संबंधित पुनरावर्तन करेंगे बच्चों, तो आप लोग तैयार रहिए। हम लोगों ने देखा था इसके जो लेखक है वो सत्यकाम विद्यालंकर जी हैं। देखिए उनके बारे में देख लेते हैं एक बार हम लोग फटाफट फिर से। 1935 में लाहौर, अविभाजित भारत, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की बात है, उस समय उनका जन्म हुआ था 1935 में। आप सफल संपादक, लेखक और कवि हैं। सरल सुबोध भाषा और रोचक बोधगम्य शैली आपके लेखक की विशेषताएं हैं। लेखन व्यवहारिक है, अपने व्यक्तित्व और चरित्र निर्माण पर अधिक बल दिया हुआ है। इनकी कृतियां क्या क्या है बच्चों, देख लेते हैं। स्वतंत्रता पूर्व चरित्र निर्माण, आप देखो स्वतंत्रता पूर्व, आपने देखा है कि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था इसलिए स्वतंत्रता पूर्व। मानसिक शक्ति के चमत्कार, सफल जीवन, यह एक लेख संग्रह है। वीर सावरकर, वीर शिवाजी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, ये सब जो आप देख रहे हो ये सब जीवन चरित्र है, मतलब उनके बारे में ये लिखा हुआ है आदि। अब हम इनके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने जो कहानी लिखी है उसमें क्या है। प्रस्तुत हास्य व्यंग्य कहानी के माध्यम से कहानीकार ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जीवन की आपाधापी में विश्राम के पल मुश्किल से ही मिलते हैं, और जब कभी ऐसे अवसर मिलते भी हैं तो घरेलू उलझनों के कारण हम उन पलों का आनंद नहीं उठा पाते हैं। इसी कहानी को हम लोगों ने इस पाठ में देखा था, ठीक है। हम लोगों ने कुछ प्रश्न उत्तर भी देखे थे, अगर आपको याद होगा तो। वह कौन से, पहले कठिन शब्द देख लेते हैं बच्चों। ने देखा था नोट करना, लिखना। 1 गैलन का मतलब होता है लगभग 4 लीटर के बराबर। पयाधुनी का मतलब होता है पाई पीठ। मुआवना, निरीक्षण, चरण, अंतिम, दोगुनी, हवा भरना, दत्तचित्त, एकटक, महत योजना, महान योजना, गुलबंद, मफलर, जो हम लोग सर्दियों के टाइम जिसका उपयोग किया जाता है उसे हम गुलबंद बोलते हैं। करारी धूप, तेज धूप, समालोचना, गुण और दोष का जो बराबर एक समान आलोचना करे उसे समालोचक बोलते हैं। कतरने, छोटे छोटे टुकड़े। अटैची, सूटकेस। जुहू, मुंबई का समुद्र का किनारा। तट, किनारा। अधीरता, धैर्य न होना। रफ्तार, गति। चटकनी, खिड़की की कड़ी। नतीजा, परिणाम, भयावह, घबराना।
ये हमारे कठिन शब्द थे, उस दौरान हम लोगों ने पाठ में देखे थे बच्चों। उसमें हम लोगों ने 4 मुहावरे भी देखे थे। आंखों से ओझल होना, गायब हो जाना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, घबरा जाना, धुंध सवार होना, लगन होना, हाथ बटाना, सहायता करना। अब आपको कुछ प्रश्न उत्तर भी हम लोगों ने देखे थे। गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें क्या क्या थी? ट्यूब वॉल, 1 गैलन इंजन ऑयल, रबर सोल्यूशन और हवा भरने की पिचकारी। और हम लोगों ने क्या क्या देखा था बच्चों, देखो ध्यान से। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, कौन सी वस्तुएं लेके गए थे? खाने का सामान, नोट, पेपर, लिफाफे, राइटिंग पैड, पत्र, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस, बेडिंग सूट, चश्मा, धूप से बचने की क्रीम इत्यादि। अब हमने देखा था कुछ हमें शब्द थे जिनका हमें पर्यायवाची शब्द लिखना था, जैसे ऐनक, चश्मा और उपनेत्र, रात, रात्रि, निशा, अखबार, समाचार पत्र, वृत्त पत्र, घर, गृह, सदन। इसके बाद हम लोग लिखे थे कि निम्नलिखित समुच्चयित विन्यार्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। आपको सबको पता है कि एक शब्द के एक से ज़्यादा भी मतलब होते हैं, अर्थ होते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखे थे कि जब एक शब्द के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, लेकिन हमें पता है कि जो अर्थ है वह अलग अलग होते हैं, तो उनका किस तरह से 2 प्रकार हम लोग उपयोग कर सकते हैं 2 वाक्यों में, वही यहाँ पर हम लोगों ने देखा था। जैसे हार, हार का अर्थ होता है पराजय, और एक हार का अर्थ होता है गले में पहनने का आभूषण। हम लोगों ने यहाँ पर देखिए उसको वाक्य में प्रयोग भी किया था। जैसे पहला, तुम्हें अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए, मेरी माँ ने मुझे सोने का हार दिया। दूसरा है वार, चोट या आघात, वार मीन्स दिन भी होता है। शत्रु पर वार करो, आज रविवार है। हल, खेत जोतने का औजार, और हल का मतलब समाधान भी होता है। किसान खेतों में हल चलाते हैं, हर समस्या का हल संभव है। सीना, सिलना, और सीना का अर्थात शरीर का एक भाग भी होता है। 26 इंच सीना हम लोग बोलते हैं ना, सॉरी 56 इंच का सीना है मोदी जी का, ऐसा हमने बोला था लास्ट वीडियो में, मैंने आपको बताया था। तो सीना, वह कपड़े सीना जानती है, वीर पुरुष चौड़े सीने वाले होते हैं। ज्वार, उफान, उठना, मेरे हृदय में दुख का ज्वार आ रहा है। ज्वार, समुद्र की लहरों का ऊंचा उठना। समुद्र में ज्वार के समय खतरा बढ़ जाता है। सुमन का अर्थ फूल होता है, सुमन का अर्थ पुत्र भी होता है। सुमन खुशबू भी कहते हैं, सुमन को घर का चिराग कहते हैं। और बच्चों मैंने आपको बोला था कि आपको यही पैटर्न, आपको यही जो हम लोगों ने पेपर में दिया हुआ है, आपको इसी तरह से आपको लिखना है, यही पेपर पैटर्न आपको फॉलो करना है। आप जब भी लिखोगे पेपर तो आपको इसी तरीके से लिखना है। पत्र का प्रारूप आपको क्या रखा, औपचारिक अनौपचारिक, उसके हिसाब से दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ, महोदय और विषय विवेचन। 2 से 3 पैरा भी कर सकते हो आप, 1 से 2 पैरा रहेगा तो भी चलेगा। भवदी, भवदी अगर आपका औपचारिक है, नहीं तो आपका अगर अनौपचारिक रहेगा तो वो भी मैंने बताया था कैसे लिखना है, नाम, पता, ईमेल आईडी। तो इसी प्रारूप में आपको जो है पत्र आएगा तो लिखना रहेगा। मैंने आपको बोला था आपका ये गृह कार्य है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबने यह गृह कार्य किया होगा तो आपके लिए अच्छा है। हम देख लेते हैं फटाफट कुछ प्रश्न उत्तर और है। डॉक्टर ने बाह पर लपेटा, देखो आपको इसी तरह से परीक्षा के दौरान भी आएगा, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर ने बाह पर लपेटा, क्या लपेटा था? काला कपड़ा। एक दिन के बाद थी पूर्णिमा, चांदनी रात का मजा जुहू पर ही है। स्टोव पर मिनट बुझने लगा, हर मिनट बुझने लगा। सहयोग भावना जीवन का मूल मंत्र है। 3 किताबें थैले में झोंक ली। तो ये तो हम लोगों ने देखा कि जो हमारा 8वां पाठ था पूर्ण विश्राम। अब हम देखते हैं कि अनमोल वाणी। अनमोल वाणी में बच्चों को याद होगा तो हम लोगों ने 2 संत कवियों के बारे में पढ़ा था, संतों के बारे में पढ़ा था, संत कवियों के बारे में पढ़ा था, और भक्त बोल सकते हो आप, इनके बारे में पढ़ा था। एक थे संत कबीरदास जो मेरे हमेशा से फेवरेट रहे हैं, और दूसरे थे भक्त सूरदास। संत कबीरदास है, उन्होंने बहुत सारी जो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं उनके बारे में बताया। उसमें से कुछ बातें हम लोगों ने दोहे के रूप में यहाँ पे पढ़ी थी। और जो भक्त सूरदास है वो, आपको पता है कि जो सूरदास है वो अंधे थे, लेकिन हमेशा से अंधे होते हुए भी उन्होंने जो बाल कृष्ण लीलाएं हैं उनके बारे में लिखा हुआ है। तो उसका थोड़ा सा अंश हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा था। जैसे आपने कवि के बारे में पढ़ा था, भक्त सूरदास जी के बारे में पढ़ा था। अब हम देखते कि उन्होंने जो भी बताया था वो हमें समझ में आया था क्या, जैसे हम लोग थोड़ा सा उनका पद संबंधी देख लेते हैं। यहाँ संत कबीरदास ने अपने दोहों में मनुष्य को सद्गुणों को अपनाकर आगे बढ़ने को कहा है। और दूसरी तरफ भक्त सूरदास रचित यह पद सूर सागर महाकाव्य से लिया हुआ है। इसमें श्री कृष्ण के बाल सुलभ लीलाओं का वर्णन किया हुआ है। हम लोगों ने देखो बच्चों ये कठिन शब्द देखे थे। कबही का अर्थ होता है कब, चोटी, चुटिया या वेड़ी। अजहू, अब तक, कांचो, कच्चा, पची पची, बार बार, चिरंजीवी, लंबी आयु, दो दोनों, हलदर, बलराम। इसके अलावा मैंने आपको अगर याद होगा तो पंक्ति दर पंक्ति आपको जितने भी कठिन शब्द थे वो शब्दार्थ दिए हुए थे, उसके अर्थ दिए हुए थे। तो आप अगर वो वीडियो जाके फिर से क्लिक करके देखेंगे तो आपको
इसमें जो भी डाउट रहेगा, परेशानी रहेगा, आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे तो हमसे पुनरावर्तन रिवीजन के लिए मिले हैं, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से जाके वहाँ पर देख सकते हैं। जैसे इसमें उन्होंने ये भी प्रश्न देखा था, बच्चों को याद होगा, तो ऐसी वाणी बोलनी है जिससे सामने वाला हमारी बात में खो जाए और सामने वाला भी सुखी रहे और हम भी सुखी रहे। और इस कविता में इस अर्थ को देखा था कि ये जो शब्द है, इसका कविता में क्या शब्द दिया हुआ है। ठंडा का शीतल दिया हुआ है, कोई का कोई दिया हुआ है, बलराम का हलदर दिया हुआ है, बखर का माखन दिया हुआ है। श्री कृष्ण द्वारा चोटी के संदर्भ में की गई बातें। उन्होंने अपने माँ से क्या कहा था कि दाऊ भैया के समान चोटी जो लंबी हो और कंघी करते और गुथते समय वह नागिन के समान भूमि पर रेंगनी चाहिए, दिखनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि एग्जाम में आएगा तो कैसे आएगा, हम जैसा भोजन करेंगे वैसा हमारा मन होगा। सेम पैटर्न आप देख रहे हो, एमसीक्यू टाइप, इसी टाइप से आपको एग्जाम में आएगा। हमें अपने मन के अहंकार का त्याग करना चाहिए। दूसरों में बुराई खोजने का अर्थ है हमारे अंदर ही बुराई है। बालक श्री कृष्ण माँ से कहते हैं कि माँ, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और बलराम जी की जोड़ी हमेशा बनी रहे। बच्चों, ये तो हम लोगों ने देखा कि अनमोल वाणी में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अब चलिए देखते हैं हम व्याकरण का जो भाग है। पहले हम देखेंगे अव्यय। अव्यय में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि अव्यय होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मय आदि बोधक अव्यय। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों का किसी भी वाक्य में प्रयोग करते समय बदलाव नहीं होता है उन्हें हम अव्यय कहते हैं। जैसे कल, फिर, वहाँ, यहाँ, आज, धीरे धीरे, अभी, चुपचाप। इनका इसमें हम जब इनका कहीं पर भी प्रयोग करेंगे तो इसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं बच्चों? अव्यय कहते हैं। देखिए, हम लोगों ने 4 प्रकार पढ़े थे। क्रिया विशेषण अव्यय क्या होता है? जो अव्यय क्रियाओं की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। धीरे धीरे, चुपचाप आदि। संबंध बोधक अव्यय क्या होता है बच्चों? याद है आपको? जो अव्यय शब्दों के बीच का संबंध बताए उन्हें हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे की ओर, के लिए, के साथ, की तरह, की भांति आदि। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है बच्चों? जो अव्यय अलग अलग स्वतंत्र वाक्यों या शब्दों को जोड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा, इसलिए, और, यदि, तो, मगर, तो, यादि। विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है बच्चों? जिन अव्ययों में खुशी, आश्चर्य, दुख, घृणा, प्रशंसा आदि के भाव प्रकट होते हैं, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि हमारे मन के भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उसके अंत में आप देखिए विराम चिन्ह ये लगा हुआ रहता है। जैसे वाह, आश्चर्य होगा तो, अफसोस होगा तो अरे, तारीफ हुआ तो शाबाश, घृणा हुई तो छी, दुख हुआ तो अरे रे। ऐसा हम लोग बोलते हैं ना। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं धीरे धीरे वह बहुत धीरे धीरे आ रहा है, तो वहाँ पर आपका धीरे धीरे जो जाएगा वो क्रिया विशेषण अव्यय है। की ओर, वह मंदिर की ओर गया है, की ओर है वह संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा। किंतु, इसके लिए भी हम एक वाक्य बना सकते हैं बच्चों। आज बहुत बारिश है किंतु वह घर आएगा। तो इस तरह से हम जब करेंगे जहाँ पे किंतु, परंतु ये सब शब्दों का प्रयोग होकर 2 वाक्यों को जोड़ा हुआ रहेगा, तो वहाँ पर हम समुच्चय बोधक अव्यय को देखते हैं। इसमें आदि बोधक आपने बोला जहाँ पे भी आपके मन के भाव प्रकट होते हैं, अरे रे रे, उफ, आहा, जहाँ पे भी ऐसे वर्ड आएंगे जहाँ पे भी आपके साथ में और ये चिन्ह के साथ में वो शब्द होने चाहिए, तो वहाँ पर आपको हो जाएगा विस्मय आदि बोधक अव्यय। तो अपना देखिए ये अव्यय हो गया। अब हम देखते हैं कि वचन क्या होता है। वचन भी हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों। जिस संज्ञा शब्द से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन से यह मालूम होता है कि वह एक है या अनेक है। एक वचन और बहुवचन 2 ही भेद होते हैं वचन के, इससे ज़्यादा नहीं होते हैं। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बहन, आँख, कलम, सखी, किताब, तस्वीर आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बहनें, आंखें, कलमें, सखियाँ, किताबें, तस्वीरें आदि। इसके हम लोग ने कुछ एग्जाम्पल भी देखे हैं। जैसे जूता का जूते होगा, तारा का तारे होगा, लड़का का लड़के हो जाएगा, घोड़ा का घोड़े होगा, बेटा का बेटे हो जाएगा, मुर्गा मुर्गे, कपड़ा का कपड़े हो जाएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं लिंग क्या होता है। इस सब छोटे छोटे ग्रामर बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, आप सबको याद है। लिंग शब्द का सरल अर्थ होता है पहचान। इसलिए जिस चिन्ह से इस बात का पता चलता है कि संज्ञा पुरुष जाति के लिए है या स्त्री जाति के लिए, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लिंग कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से संज्ञा के पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग के 2 प्रकार हमने पढ़े हैं। यहाँ पे नपुंसक लिंग नहीं होता है, हिंदी में कभी भी नपुंसक लिंग नहीं आता है, हमें याद रखना है। हम क्या क्या पढ़ते हैं? सिर्फ 2 ही प्रकार, पुल्लिंग और
स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे मोहन, शेर, घोड़ा, कुत्ता, आदमी, लड़का आदि। स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग क्या होता है बच्चों? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे सीता, लड़की, शेरनी, घोड़ी, गाय, कुतिया, मछली, कोयल आदि। जैसे उदाहरण देखते हैं, मकान क्या है? पुल्लिंग है। हंस पुल्लिंग, फूल पुल्लिंग, कुर्सी स्त्रीलिंग, सुई स्त्रीलिंग। तो वचन और अव्यय और लिंग हम लोगों ने पढ़ा बच्चों। अब इसके बाद हम लगेंगे विराम चिन्ह। बच्चों हम लोगों ने विराम चिन्ह के बारे में भी पहले पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद होगा तो। कारक भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, आप सबको ये जो नाम है और ये जो चिन्ह है, आपको यही सब याद रखना है। आपको जो परीक्षा के दौरान पूछा जाएगा वो ऐसे ही लगा। अगर कोई वाक्य आता है उसमें जो चिन्ह लगा है, आपको बोलेंगे कि निम्नलिखित वाक्य में आए हुए विराम चिन्ह का नाम लिखिए। तो अगर आपने ये याद कर लिया पूरा और आपको ये याद है कि उसका साइन क्या है, चिन्ह क्या है, तो आप आराम से फाइंड आउट कर लोगे। बातचीत के समय या लिखते समय बीच बीच में सांस लेने या कथन पर बल देने या समझाने के लिए जब रुका जाता है तो कुछ चिन्ह लगाने पड़ते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विश्राम के लिए, पूर्ण विराम चिन्ह के लिए देखो फुल स्टॉप लगता है। विस्मया सूचक चिन्ह के लिए एक्सक्लेमेटरी जो मार्क रहता है वो होता है। अर्ध विराम के लिए सेमी कॉलम, संयोजक चिन्ह के लिए हाइफन रहता है, उद्धरण चिन्ह डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। और आपको पता है कि एकहरा उद्धरण रहेगा तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा आएगा। निदेश चिन्ह डैश, उप विराम चिन्ह कॉलन, प्रश्न चिन्ह इंट्रोगेटिव मार्क, अल्प विराम कॉमा, विवरण चिन्ह कॉलन एंड डैश, लाघव चिन्ह या बिंदु डॉट, त्रुटिपूर्वक चिन्ह एक्सक्लूसिव साइन, सॉरी इंक्लूजन साइन, कोष्टक ब्रैकेट। तो ये सब आपको विराम चिन्ह के जो भी आपको नाम और जो भी चिन्ह दिए हुए हैं बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा, जिससे आप आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपने विराम चिन्ह को कैसे पहचानना है। अब बचता है अपना कारक। कारक के हम 8 प्रकार पढ़ते हैं बच्चों। आपको परीक्षा में ऐसे ही आ जाएगा, जैसे ऐसे भी पूछ सकते हैं जो इसके जो परसर्ग जो लगे रहते हैं ना, जिसको विभक्ति बोलते हैं। अगर वो जैसे आपको ऐसा आता है कि राम ने खाना खाया, ने को अंडरलाइन कर दिया है और बोला है कि निम्नलिखित अधोरेखांकित कारक का भेद पहचानिए, तो आपको पता है कि ने है तो आप आराम से क्या फाइंड आउट कर सकते हो? वो कर्ता कारक है। तो हमें यहाँ पर भी क्या ध्यान देना है? जो परिभाषा याद रखो और उसका नाम और उसमें क्या परसर्ग लगता है या विभक्ति लगती है उसे याद रखना है, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? कारक कहते हैं। कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। जैसे कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, क्रिया करने वाला, कार्य करने वाला। जैसे मनीषा ने फोन किया, अब यहाँ पे ने है तो कर्ता कारक का साइन क्या हो जाएगा बच्चों? ने। कर्म कारक, जिस पर क्रिया अर्थात कार्य का प्रभाव पड़े। राम ने रावण को मारा, तो कर्म के लिए को। करण कारक से, जिसकी सहायता से क्रिया हो। जैसे रजत ने चाकू से पेंसिल बनाई, तो अगर से को अंडरलाइन किया जाएगा उसके साथ में जो शब्द है तो उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। संप्रदान कारक, के लिए। अपादान कारक, देखिए जिससे किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो। वैसे यहाँ पे भी ना हमारा से आता है, लेकिन यहाँ पर दूरी दिखेगी आपको। जैसे अमरनाथ जी अस्पताल से घर गए, अब अस्पताल से घर के बीच में दूरी आ रही है ना, तो जहाँ पे भी अलगाव का, पिछड़ाव का या दूरी का व्याख्यान होता है उसे हम क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। संबंध कारक, जिससे संज्ञा या किसी अन्य संज्ञा से संबंध प्रकट हो। जैसे सोनू मोनू का भाई है, का की के, ये सब रहेगा तो आपका संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक, जिस शब्द से क्रिया के आधार का बोध हो। जैसे गांधी जी आश्रम में थे, तो में, माँ, मी, ने, नानी, ये सब रहेगा तो अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक, जिस शब्द के द्वारा किसी को पुकारा जाए। जैसे अरे अनुज तुम कहाँ हो। समझ में आया बच्चों आपको? तो जब संबोधन कारक रहेगा तो अरे, रे, हे, ये सब आएगा तो आपका हो जाएगा संबोधन कारक। तो कर्ता का जो है चिन्ह क्या रहेगा? ने। कर्म कारक का क्या रहेगा बच्चों? को। करण कारक का से। संप्रदान कारक का के लिए। अपादान कारक का यहाँ पे भी से रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको दूरी दिखाई देगी, ठीक है। संबंध कारक का की के, लारी रे। अधिकरण का में, ने, माँ, ये सब आएगा। संबोधन कारक का अरे, हे, ये सब आएगा, ठीक है बच्चे। तो ये अपना हो गया कारक। अभी हम लोगों ने विराम चिन्ह पढ़ा और अभी हम लोगों ने इस साइड में कारक पढ़ा, रिवीजन लिया हम लोगों ने। अब हम अंतिम जो है अपना वो देख लेते हैं, विज्ञापन। विज्ञापन आपको कैसे आएगा? देखिए, आपको विज्ञापन इस तरह से आ सकता है। आपको जो भी
आप पढ़ने वाले हो विज्ञापन में, उसका आपको पूरा ऐसे व्याख्यान किया हुआ रहेगा। इसके आधारित आपको प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए कि खेल सामग्री के बिक्री का आपको विज्ञापन करना है, तो आप कितनी अच्छे से कर सकते हैं। इसकी दुकानदार यहाँ पर कर रहा है, सुनिए सुनिए सुनिए, खुशखबरी सुनिए, खेल कूद की सभी सामग्री के लिए हमारे पास आइए, हमारी दुकान में हर चीज़ मिलेगी, क्रिकेट बॉल, बैट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैट बॉल, शटल कॉक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दामों में प्राप्त कीजिए। कोई कोई चीज़ दो खरीदने पर एक मुफ्त मिलेगी, स्टॉक सीमित है, जल्दी कीजिए। पता, दुकान नंबर दिया है आपको, फिर ये सब देखो यहाँ पर पूरा पता दिया हुआ है। तो इस तरह से हम विज्ञापन तैयार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सबको पता है कि एमसीक्यू टाइप पे तो आपको विज्ञापन ऐसा पूरा आएगा, जिसके दौरान आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका जो सही उत्तर का विकल्प रहेगा उसे चुनना रहेगा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पाठ क्रमांक 8 पढ़ा, पूर्ण विश्राम। उसके बाद हम लोगों ने पाठ क्रमांक 9 पढ़ा, अनमोल वाणी। फिर हम लोगों ने पढ़ा वचन, लिंग, अव्यय, कारक, विराम चिन्ह, और अंतिम में हम लोगों ने रचना विभाग से पढ़ा विज्ञापन। तो बच्चों, आज हमारा ये 8वीं कक्षा के लिए अंतिम पुनरावर्तन कालांश है। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने पढ़ा है लेसन जो है हमारा 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9। हम लोगों ने सव्यय, अव्यय, कारक, काल, वाक्य भेद, अर्थ और रचना के अनुसार दोनों का, लिंग, वचन, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, विराम चिन्ह, मुहावरे, यह सब रिवीजन में मैंने लिया हुआ है आपको। इसके साथ में ही निबंध, कहानी, गद्याकलन और विज्ञापन, यह भी आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो भी मैंने वीडियो रिवीजन के, आपको जो पुनरावर्तन कालांश से गए हुए हैं वो आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और अपना परीक्षा के दौरान अपना अपनी जो तैयारी है उसे अच्छे से करेंगे। आपको क्या क्या परीक्षा के दौरान पूछा जा सकता है? एक शब्द में उत्तर, आपको पैराग्राफ आएगा, आपको पता है ना, जो आपका पाठ है उससे एक पैरा आएगा, सॉरी, पूरे पाठ में से जितने भी पाठ हैं उसमें से 2 पैरा आएंगे। कविता का एक, सॉरी, कविता का भी 2 पैरा आएगा, 2 पाठ का आएगा, 2 कविता का आएगा। और उसके बाद आपको आएगा व्याकरण विभाग का जो है 12 नंबर का। और फिर उसके बाद बचता है आपका जो रचना विभाग, वहाँ से आपको 8 नंबर के लिए पूछा जाएगा। जो भी आपको क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है बच्चों वही आएगा, उससे बाहर का आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है मैंने एक्स्ट्रा वीडियोस आपको दिए रहेंगे, पढ़ाए रहेंगे, यहाँ पर भी आपको रिवीजन में लिए रहेंगे, लेकिन जो आपको क्वेश्चन पेपर में जो भी इंक्लूड किया हुआ है, क्वेश्चन पेपर का ही उतना ही विषय आएगा, उससे बाहर का आपको कुछ भी आएगा नहीं। इसलिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उस पर ध्यान देना, क्योंकि आपको जो भी पैसेज आएगा उसके दौरान भी आपको पूछा जा सकता है क्या क्या, एक शब्द में उत्तर, रिक्त स्थान, किसने किससे कहा, उचित पर्याय, मुहावरे, समानार्थी, विरुद्धार्थी, निबंध, विज्ञापन, कहानी, वाक्य भेद, विराम चिन्ह, उद्देश्य, विधेय, सही गलत, वचन, लिंग, पंक्तियों को जोड़ना और विशेषण, ये सब जो है आपने पढ़े हैं। इससे संबंधित आपने जितने भी बच्चों अभी तक हम लोगों ने पढ़ाई की है 8वीं कक्षा में, जितना भी मैंने आपको वीडियोस बताया है, जो भी आएगा सब आपको परिच्छेद से संबंधित ही रहेगा, आपको कुछ भी बाहर से नहीं आएगा। इसके लिए आपको जो भी दिया हुआ है, जो भी आपको पढ़ाया गया है, वीडियोस गया हुआ है, वह सब ध्यान में रखिए। क्वेश्चन पेपर में जो जो है वह सब आपको उसमें से ही आएगा और बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए रिविजन वीडियोज़ में जो भी टॉपिक मैंने कवर किए हैं उसको ध्यान देना और अपनी पढ़ाई अच्छे से करना। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और परीक्षा के लिए आप तैयार हो जाइए। जहाँ तक मैंने पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।